जज फ्रॉम हेल एक कोरियन सीरीज़ है और इसकी स्टार्टिंग में ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक जज होती है और उसका नाम कैंग होता है। वो एक इंटरव्यू दे रही होती है और वहाँ पर वो कहती है कि वो एक डेमन है जो कि हेल से आई है यहाँ पर, और उसने कैंग की बॉडी को पोजेस किया है जबकि उसे अब ये बॉडी बहुत अच्छी लगने लगी है। फिर वहाँ पे लोग उससे कैंग के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि शायद वो तो अब तक मर चुकी होगी। फिर वहाँ पर कैंग को दिखाया जाता है जो कि मर चुकी होती है और उसकी सोल उसकी बॉडी से निकलती है। फिर वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है तो एक उसे रोशनी दिखाई देती है। वो उस रोशनी की तरफ जाती है तो एक पोर्टल ओपन हो जाता है। वो एक डोर होता है टू द हेल। कैंग पहले तो उसे देखती रहती है, फिर वो उसके अंदर चली जाती है। जब वो जाती है तो वो देखती है कि वो एक अदालत होती है जहाँ पे एक जज किसी को कोई सज़ा दे रही होती है। वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। उस आदमी को उस खंजर से सज़ा देने के बाद वो कैंग की तरफ आती है और आकर उससे कहती है कि बताओ तुमने क्या किया, तुमने किसे मारा, क्योंकि हेल के इस हिस्से में तो वही लोग आते हैं जिन्होंने किसी का मर्डर किया हो। कैंग कहती है कि उसने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया और उसने किसी की जान नहीं ली। लेकिन वो जज जिसका नाम जस्टिटिया होता है वो उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे सज़ा देने के लिए कहती है। फिर जैसे ही जो उसका सिपाही जो कि सज़ा दे रहा होता है वहाँ पे वो उसे कहता है कि उसे एक दफ़ा इसकी सुन लेनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बाइल नाराज़ हो जाए। लेकिन वो फिर भी नहीं सुनती उसकी बात और उस खंजर से उसे सज़ा देती है मारकर। तो जैसे ही उसे सज़ा देती है तो इतनी देर में वहाँ पे बाइल आ जाता है। वो जस्टिटिया से कहता है कि तुमने गलत किया, क्या तुमने उससे पूछा था कि वाकई उसने मर्डर किया था या नहीं। जिसके बाद वो कहती है कि यहाँ पे तो वही लोग आते हैं ना जिन्होंने मर्डर किया था, और दुनिया में उन्हें सज़ा ना मिली हो तो मरने के बाद वो इस हिस्से में आ जाते हैं हेल के, इसलिए मैंने उसे सज़ा दी। वो उससे कहता है कि उसका नाम तो इस लिस्ट पे भी नहीं था आज की। वो उससे कहता है कि जो तुमने किया तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी और अगर तुमने अपनी सज़ा पूरी नहीं की तो तुम मर जाओगी। फिर कोर्ट में जो लड़का सज़ा दे रहा होता है वो बाइल से माफ़ी मांगता है लेकिन वो उसे भी माफ़ नहीं करता। वो जस्टिटिया से कहता है कि तुम्हें अब इस लड़की की ज़िंदगी जीनी होगी और वहाँ पर जाकर तुम्हें 10 ऐसे लोगों को मारकर हेल में भेजना होगा जिन्होंने किसी इंसान का कत्ल किया हो लेकिन उन्हें सज़ा नहीं मिली दुनिया में हमें, और इस काम के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल हैं। जस्टिटिया बाइल की बात मानने से मना करती है तो वो अपने स्पाइडर से उस पर हमला करता है और उसे मारने लगता है। फिर वो उससे माफ़ी मांगती है और उसे कहती है ठीक है, उसे उसकी बात मंजूर है। इसके बाद बाइल उसे छोड़ देता है। फिर डोर फिर से ओपन होता है और जस्टिटिया बाहर जाती है दुनिया में। वहाँ जाकर वो कैंग के माथे पे हाथ रखती है तो उसे नज़र आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था, कि किसी ने उस पर हमला किया था और उसे मार दिया था। उसे बॉडी के पास से कैंग का आईडी भी मिलता है जिसमें मेंशन होता है कि वो एक जज है। फिर जस्टिटिया उसकी बॉडी में चली जाती है और उसकी बॉडी को पोजेस कर लेती है। फिर वहाँ से सीन बदलता है और कैंग को दिखाते हैं जो कि इस हादसे के बाद हॉस्पिटल में होती है और हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज किया जा रहा होता है। लेकिन डॉक्टर उसे कहती है कि अब तुम डिलूजनल डिसऑर्डर का शिकार नहीं हो। वो डॉक्टर से कहती है ठीक है कि मैं मानती हूँ कि अब मैं कोई डेमन नहीं हूँ, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम अपना काम ईमानदारी से करना वरना मरने के बाद तुम हिल जाओगी। फिर दिखाते हैं कि कोर्ट में एक केस चल रहा होता है जो कि उसके अंडर होता है और उसका फैसला उसने देना होता है। वो जैसे ही कोर्ट में जाती है तो कहती है जल्दी जल्दी केस शुरू करो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो केस एक पुलिस ऑफिसर एक डिटेक्टिव का ही होता है और उसने अपने लिए कोई लॉयर नहीं किया होता। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे लॉयर की ज़रूरत है। वो कहता है कि मैं एक मुजरिम का पीछा कर रहा था जो कि एक लड़की को हरास कर रहा था। जैसे ही मैं उसे पकड़ने के लिए पहुंचा तो उसने चाकू निकाल लिया और मुझ पर हमला करने की कोशिश की और मैंने उसको पकड़ लिया और उसके बाद फिर वो जेल से रिहा भी हो गया। लेकिन अब उसका कहना है कि मेरे गिरफ्तार करने से उसे चोट लगी है। इतने में प्रोसिक्यूटर कहता है कि ये बात सच है क्योंकि उसने अपना ट्रीटमेंट भी करवाया है। कैंग प्रोसिक्यूटर से कहती है तो तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए था, एक पुलिस वाले को चोर को पकड़ने की बजाय उसके खड़े होकर तमाशा देखना चाहिए था या इंतजार करना चाहिए था कि वो उस पर चाकू से हमला करे, या फिर वो उसकी मिन्नत करता कि वो चाकू नीचे गिरा दे। कैंग की ये बातें सुनकर सारे हंसने लग जाते हैं कोर्ट में। फिर वो डिटेक्टिव से कहती है कि तुम अपना लास्ट स्टेटमेंट दो ताकि उसके बाद मैं केस क्लोज करूँ। डिटेक्टिव उसे कहता है मुझे सिर्फ एक बात का रिग्रेट है कि जब मैंने उसे पकड़ा था तो मैंने उसे ज़ोर से क्यों नहीं पकड़ा और मुझे उस पर अटैक कर लेना चाहिए था उसे पकड़ने के बहाने से, क्योंकि इस तरह से ये जस्टिफाइड होता। कैंग उसे उस केस से फ्री कर देती है और उसके बाद चली जाती है वहाँ से। जैसे ही बाहर निकलती है कोर्ट से तो वह देखती है कि वहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि एक औरत के पास खड़े हुए होते हैं और उससे पूछते हैं कि ये जो मुजस्मा है इसकी आंखों पे पट्टी क्यों बंधी हुई है। इतने में वो जज को देखती है तो उसे कहती है इसी से पूछ लेते हैं। वो बच्चे जज से पूछते हैं कि इसकी आंखें बंद क्यों हैं। वो उनसे कहती है क्योंकि इसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद बच्चे पूछते हैं तो फिर इंसाफ कैसे करती है, तो वो कहती है यहाँ पे तो कोई इंसाफ है ही नहीं। डिटेक्टिव भी पीछे खड़ा ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और उसे हैरत हो रही होती है कि वो खुद जज होकर कैसे कह सकती है कि इंसाफ नहीं है। फिर वो बच्चों के साथ मिलकर नारा लगाती है कि ज़मीन पर कोई इंसाफ नहीं मिलता। उसके बाद वो जैसे ही बाहर जाती है तो डिटेक्टिव उसके पीछे जाता है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है कि आपने मेरा केस इतनी जल्दी क्लोज कर दिया। वो उसे कहती है कि मुझे क्रिमिनल्स को डील करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। डिटेक्टिव उसे कहता है कि आप फिर भी मेरा कार्ड रख लें, कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे कॉल कीजिएगा। वो उसका नंबर याद कर लेती है और कार्ड उसे वापस दे देती है और साथ ही उसे अपनी चीज़ें देती है किसी को देने के लिए। फिर वो ऑफिसर जैसे ही ऑफिस में जाता है और जाकर वो उस लड़के को सारी चीज़ें दे देता है कैंग की।
उसके बाद जस्टिडिया एक चर्च में जाती है एक लड़की के पास जो कि रो रही होती है चर्च में। जस्टिडिया उसे बताती है कि मैं जज हूँ यहाँ की, कैंग नाम है मेरा और तुम्हारा केस मेरे ही पास है, इसलिए मैं सच्चाई जानने आई हूँ। और लड़की उससे कोई बात नहीं करती है। कैंग उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें बहुत हरास किया और उसने तुम्हें बहुत मारा पीटा, इसके बावजूद तुम उसे कैसे माफ़ कर सकती हो और सज़ा से कैसे बचा सकती हो। वो उसे कहती है कि मैंने अपनी स्टेटमेंट पुलिस को दे दी है, इसलिए अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। वो उठकर वहाँ से जैसे ही जाती है तो कैंग उसके पीछे जाती है और उसे बुलाती है। कैंग उसे रोकती है और उससे बात करने की कोशिश करती है कि इतनी देर में वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि मिस चा क्या कोई टेंशन है, जिसके बाद वो कहती है ये मुझे परेशान कर रही है। कैंग उसे कहती है कि मैं लॉयर हूँ, जिसके बाद वो उससे उसकी आईडी मांगते हैं लेकिन उसके पास नहीं होती है। वहाँ पे उन्हें उसका मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें उसके डिल्यूजनल डिसऑर्डर के बारे में लिखा होता है, तो वो उसे साथ चलने को कहते हैं और ताकि वेरीफाई कर सकें कि क्या वो वाकई में जज है या नहीं। इतने में उस डिटेक्टिव के पास उसकी मॉम आती है और आकर वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं क्योंकि बाइज्जत बरी हो चुका होता है कोर्ट से। अभी वो अपनी मॉम से बात कर ही रहा होता है कि इतनी देर में कैंग वहाँ पे आ जाती है पुलिस वालों के साथ। वो उसे पहचान जाता है और वो कहता है कि ये तो जज है। वो उससे पूछता है कि आप मिस चा के पास क्या करने गई थी, तो वो उसे बताती है कि उसका केस मेरे ही पास है, तो मैं सच्चाई जानने गई थी क्योंकि मैं एक ऐसी जज हूँ जो कि सच्चाई जान के ही फैसला करती हूँ। फिर अगले दिन कोर्ट में चा का केस चल रहा होता है और वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड होता है जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ होता है। उसका नाम मून जियोंग होता है। प्रोसिक्यूटर कहता है कि मून जियोंग ने चा को मारा पीटा है और उसके बाद वो उसे धमकी भी दे रहा था। उसने उससे ब्रेकअप करने की कोशिश की लेकिन वो उसे धमकी देता रहा, जिसके बाद मून जियोंग का लॉयर कहता है कि वो उस वक्त होश में नहीं था। विक्टिम की कुछ फोटोज़ भी होती हैं जो कि उसके पेरेंट्स ने दी होती हैं। जब उन्हें देखती है कैंग तो वो उसे कहती है कि तुमने तो वाकई इसके साथ बहुत जुल्म किया है। वो रोने लग जाता है और वो कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी। इस बात पर मैंने उसे मनाने की भी कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी और फिर गुस्से में मुझसे हो गया, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं था। लेकिन कैंग को समझ आ जाती है कि वो सिर्फ एक ड्रामा कर रहे है और उसे कोई अफसोस नहीं है। फिर वो कहती है कि वो इस केस का फैसला अगली पेशी पर करेगी। फिर जैसे ही मून जियोंग को कोर्ट से बाहर ले जा रहे होते हैं तो डिटेक्टिव भी वहाँ पे साइड पे खड़ा होता है। वो उनके पेरेंट्स के पास आता है और आकर वो माफ़ी मांगता है और साथ ही फिर वो उससे उनकी बेटी के बारे में पूछता है। डिटेक्टिव भी खड़ा ये सब देख रहा होता है और उसे समझ आ जाती है कि मून जियोंग को कोई शर्मिंदगी नहीं है और ना ही वो चाह का पीछा छोड़ेगा। कैंग जैसे ही कोर्ट से फ्री होती है तो वो सीधा जाती है अपने दोस्त के पास और जाकर उसे बताती है कि अभी तक कोई उसे ऐसा केस नहीं मिला जो कि मर्डर भी हो, लेकिन उसे छोड़ दिया जाए ताकि उसे मारकर मैं कर सकूं कुछ। फिर वो उसे कहते हैं कि आपको एक सीरियल किलर को पकड़ना चाहिए जिसने 10 लोगों को मारा हो और उसे मारकर जब आपको 5 लोगों के बराबर का आपका हिसाब पूरा हो जाएगा। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी सीरियल किलर के बारे में पता है, तो वो कहता है ऐसा तो यहाँ पे कोई नहीं है। इतनी देर में उसे फिर से वो डिटेक्टिव कॉल करता है और कॉल करके उसे कहता है कि उससे ज़रूरी बात करनी है। फिर जब वो उससे मिलती है तो वो उसे बताता है कि मून जियोंग को अपने किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी और मुझे लगता है कि अगर वो बाइज्जत बरी हो गया तो वो फिर से चा को परेशान करेगा और शायद उसे मारने की भी कोशिश करे। फिर कैंग चा के पेरेंट्स से मिलती है सारी बात पता करने के लिए, तो वो उसे बताते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था और वो उसे मारता था। हमारी बेटी ने जब उससे ब्रेकअप किया तो तब भी वो उसे धमकियाँ देने लगा। फिर वो जब पूछती है कि आपकी बेटी ने अपॉलजी लेटर क्यों लिखा था और उसे माफ़ करने की बात क्यों की, तो वो उसे बताते हैं कि वो डरती है बहुत, इस वजह से उसने ऐसा किया है। ये सुनकर कैंग काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे एक ऐसा इंसान मिल चुका होता है जिसके बारे में उसे पता होता है कि ये अब मर्डर करेगा और उसके बाद वो उसे मारकर एक इंसान को हेल में भेज देगी। फिर वो जैसे ही अपने ऑफिस वापस आती है तो उसे उसके कोच कहते हैं कि तुमने प्रोसिक्यूटर की बेइज्जती की और ये कोई अच्छी बात नहीं है और तुमने ऐसा क्यों कहा कि यहाँ पर कोई जस्टिस नहीं होता। वो उनसे कहती है कि आपको क्या लगता है दुनिया में सच में जस्टिस होता है? अगर ऐसा होता है तो हेल की क्या ज़रूरत थी, और चलें ठीक है जो भी है, मुझे बहुत जल्दी है। और उसके बाद वो चली जाती है ऑफिस में और जाकर अपने असिस्टेंट को बताती है कि उसे अभी एक ऐसा केस मिल चुका है जो कि किसी का मर्डर कर सकता है। अगले दिन चा के केस की सुनवाई होती है। कैंग जब कोर्ट में जाती है तो सबको उससे काफ़ी उम्मीद होती है कि अब वो मून जियोंग को अच्छी सज़ा देगी, लेकिन वो कहती है कि मून जियोंग को क्योंकि अपने किए पर पछतावा है और वैसे भी विक्टिम ने केस वापस ले लिया है तो अब इस केस का कोई मौजू बनता ही नहीं है। वो मून जियोंग को फाइन करती है और साथ ही कहती है कि अदालत उसे एक दूसरा मौका देती है। कैंग के इस फैसले से सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और चा की अम्मी तो रोने लग जाती हैं। मून जियोंग इस सबसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। कुछ ऐसे ही कोर्ट से बाहर निकलती है तो डिटेक्टिव उससे कहता है कि आपने ये क्या फैसला दिया और आपने झूठ क्यों बोला चा के पेरेंट्स से कि आप उसको सज़ा दिलवाएंगी। वो उसे कहती है कि कानून के हिसाब से कोई सज़ा बनती ही नहीं थी और जो मैंने बात की उसको सज़ा देने की तो वो मैं वाकई करूँगी। इसके बाद मून जियोंग जैसे ही बाहर आता है तो सामने डिटेक्टिव खड़ा होता है। वो उसे के वार्निंग देता है और उसे कहता है कि तुम चा से दूर रहना क्योंकि अगर तुम उसके आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हें फिर से अरेस्ट कर लूँगा। लेकिन मून जियोंग पर इस बात का कोई असर नहीं होता। इसके बाद डिटेक्टिव चा के पेरेंट्स के साथ उसके अपार्टमेंट में जाता है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। फिर वहाँ पे उसके बाबा उसके खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर रख कर आ जाते हैं।
वो डिटेक्टिव वहाँ पे एक डिजिटल वॉच रखता है और उससे कहता है कि ये तुम अपने पास रख लेना और कभी भी ज़रूरत हो तो इसके थ्रू मुझे कॉल कर सकती हो। उनके जाने के बाद चार दरवाज़ा खोलती है और वो स्मार्ट वॉच भी पहन लेती है। डिटेक्टिव रोज़ चाह की तरफ आता है उसको देखने के लिए कि क्या वो ठीक है या नहीं, जिसके बाद वहाँ पे उसके ऑफिस में कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है विक्टिम को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि हम जो कर सकते थे हमने किया और इस तरह से हर एक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। काफ़ी दिन गुजर चुके होते हैं, मून जी-योंग ने कुछ नहीं किया होता, जिसके बाद चाह को भी थोड़ा सा हौसला होता है और वो अपने बाबा को कॉल करके कहती है कि वो उसे लेने आ जाए। दूसरी तरफ कैंग भी अब परेशान होती है क्योंकि मून जी-योंग ने अब तक कुछ नहीं किया होता और उसका टाइम ज़ाया हो रहा होता है। फिर यहाँ पे उसका असिस्टेंट उसे याद दिलाता है कि वो जस्ट ईटी है और उसके पास एक मैजिक है जिसके थ्रू वो चेक कर सकती है कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। तो फिर वो एक शीशा लेती है और उसके ऊपर कुछ लिखती है, जिसके बाद उसे वहाँ पे नज़र आने लग जाता है कि मून जी-योंग क्या कर रहा है। मून जी-योंग उस वक्त चाह के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है, जिसको देखने के बाद कैंग खुश हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। मून जी-योंग जैसे ही चाह की तरफ आता है तो वो समझती है कि उसे उसके बाबा लेने आए हैं, लेकिन फिर भी वो पूछती है और जब चेक करने की कोशिश करती है तो वहाँ से वो उसे कहता है कि उसको डिटेक्टिव ने भेजा है उसकी खैरियत मालूम करने के लिए और साथ ही उसे कुछ चीज़ें देने को कही हैं। चाह उसे चीज़ें रख कर जाने को कहती है। फिर वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने मून जी-योंग जो होता है उसे देखकर वो डर जाती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती अंदर आ जाता है। वो जैसे ही अंदर आता है तो वो चाह को मारने लग जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझ पे केस किया था और ना तुमने मुझसे मिलने आई और ना ही तुमने मुझसे कोई कांटेक्ट किया और अब तुम दरवाज़ा भी नहीं खोल रही थी। साथ ही वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी को बताने की कोशिश की तो वो उसके माँ बाप को भी मार देगा। कैंग बाहर रोड पे खड़ी होती है तो वो एक गाड़ी की शीशे के ऊपर फिर से वही मैजिकल वर्ल्ड लिख कर वो देखने की कोशिश करती है, तो वहाँ फिर उसे मून जी-योंग नज़र आता है जिसके हाथ में और मुंह पे खून लगा होता है और वो वहाँ से वापस आ रहा होता है। मून जी-योंग चाह को काफ़ी मारता पीटता है और उसे धमकाने के बाद फिर वो वापस आ जाता है। उसके जाने के बाद चाह खुदकुशी करने की कोशिश करती है। कैंग काफ़ी खुश होती है और उसे लग रहा होता है कि शायद मून जी-योंग ने मार दिया है चाह को। उसके बाद वो जाती है मून जी-योंग से बात करने के लिए। कैंग जैसे ही उसे बुलाती है तो वो वहाँ पे जज को देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो उसे अपने पास बुलाती है और अपना वो मैजिकल खंजर निकाल लेती है, जिससे वो सारे मर्डरर्स को सज़ा देती है और फिर वो उसके बाद उसे भी सज़ा देती है। फिर दोबारा से उसे उसी कॉन्फ्रेंस में दिखाते हैं जहाँ पे वो कुछ रिपोर्टर्स के साथ बैठी होती है और उन्हें ये सारी कहानी बता रही होती है। वहाँ पे वो कहती है कि इंसान बेवकूफ़ होते हैं, उन्हें लगता है कि हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन वो जैसे ही गुलाब को हाथ लगाते हैं तो वो उनके लिए सज़ा बन जाती है। रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं कि आपका कहना है कि आप एक डेमन है, लेकिन आप तो काफ़ी खूबसूरत है, डेमन तो बहुत ख़तरनाक दिखते हैं। जिसके बाद वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हेल वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा आप लोगों ने सोचा हुआ है, वो तो एक बहुत अच्छी जगह है। फिर दूसरी तरफ कैंग की सोल को दिखाते हैं जो कि हेल में होती है और वहाँ पे अजीब-अजीब से रास्ते होते हैं। वहाँ पे कुछ डेमन उसके ऊपर फिर से हमला करने की कोशिश करते हैं। वो उनसे भागने की कोशिश करती है और खुद को उनसे बचाने की कोशिश कर रही होती है कि इतनी देर में दोबारा से एक डोर ओपन हो जाता है। वहाँ से आती रोशनी उन डेमन्स को ख़त्म कर देती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है।